दोस्तों, स्वागत है मैथ्स एंड पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन, मतलब रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन। तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले जानने की बात है हमारे लिए कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अब इससे पहले जानना जरूरी होगा मैं वास्तविक संख्या कहाँ से आई, कैसे बनी, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। वैसे तो आप क्लास 9th या 8th 6th इसमें पढ़ा होगा, धीरे धीरे क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आपकी समझ में आएगा। जैसे मैं एक संख्या रेखा के हिसाब से समझाना चाहूंगा। ये एक, इसको क्या 2 3 4, तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी 1 2 3 4, मतलब 1 से ले 1 2 3 4, मतलब यहाँ से लेके अनंत तक। इनको क्या कहा हमने, इनको कहा प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या कहा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों मैंने क्या किया, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें मैंने जीरो को ऐड कर दिया। इसमें अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, तो ये मैंने जीरो को ऐड किया तो ये बच्चा अपना ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या। जीरो को ऐड करने के बाद ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या में क्या होती है, जीरो से लेके, पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेके अनंत। अब पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या की तरफ मैं इधर -1 -2 -3 इधर की तरफ प्लस, तो ये क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं। ये बच्चों ये होंगी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, ये होंगी ऋणात्मक संख्याएं। ये बच्चा होंगी ऋणात्मक संख्याएं। ये क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक, ये क्या हो गई, पूर्णांक। अब इनको क्या है, पूर्णांक संख्याएं, मतलब इसमें माइनस और प्लस जीरो के साथ पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं। मतलब इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब माइनस की आती है और प्लस की आती है इसमें, और जीरो भी आएगा क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या से मिलकर बनी है ये, तो पूर्णांक संख्याएं आएंगी इसमें। तो यानी धनात्मक पूर्णांक, इसको ऋणात्मक। अब पूर्णांकों से मिलकर क्या बनते हैं, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे जानना जरूरी है हमारे लिए कि रियल नंबर वास्तविक संख्या किससे बनी होती है, परिमेय संख्या। तो ये कहाँ से आई, पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याओं से बनी है। मतलब परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, पर इसमें Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या है, P/Q मतलब 1/2, ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, और P/Q में ये √2 अपरिमेय संख्या होगी, √2 √3 ऐसे और √4 ये अपरिमेय नहीं होगी क्योंकि ये 2 का वर्ग 2 आ जाएगी, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब P/Q, अब जीरो मैं पूछूं जीरो क्या है, परिमेय अपरिमेय है, तो जीरो ना तो अपरिमेय संख्या होगी ना परिमेय संख्या होगी, और वन परिमेय संख्या होगी, वन क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है, और जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अब क्या होगा, अब इसमें
इसमें प्लस है तो इसमें देखो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या आ गई, प्राकृत संख्या भी आती है परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी आती है, और परिमेय संख्या में माइनस तो पूर्णांक भी आती है। मतलब परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं, परिमेय संख्या वह होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं का मिश्रण हो। और परिमेय संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं P/Q के रूप में, ये नहीं लिख सकते P/Q के रूप में। अब इसमें इस चैप्टर में आता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैं अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो 15 क्या आएगा? 5 × 3, 5 की घात इंटू 3 की घात अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो गुणनखंड दी हुई संख्या, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है जानते हो? अभाज्य संख्या पहले आपको जाना होगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या, मतलब अभाज्य संख्या वो होती है जो दी हुई संख्या एक और दी हुई संख्या मतलब 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके। मतलब वह एक तो हरेक की होती है, क्योंकि एक तो प्रत्येक संख्या का गुणा ही होता है, ये क्या, परंतु ये 3 है तो ये क्या होगी? ये अभाज्य संख्या होगी। ये 5 है तो ये क्या होगी? ये अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये एक के अलावा और अपनी खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, मतलब भाग पूरा भाग खुद नहीं जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे होती हैं जो मतलब खुद से तो डिवाइड हो ही जाती हैं और एक के अलावा और खुद दी हुई संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से, मतलब 4 है तो 4 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 1 से भी, यानी खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 2 से भी, मतलब अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। ये भाज्य और अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे कि एलसीएम 15 26, एचसीएफ दिया है अपना, एचसीएफ दिया है 16 26, तो इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या इसमें हमको एक दिया हो तो हम निकाल सकते हैं किससे? ये फॉर्मूला होता है एलसीएम a, b इंटू एचसीएफ a, b इक्वल टू a इंटू b। इस तरीके इसमें हमको एलसीएम या एचसीएफ एक दिया हो तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने की एक विधि तो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दिया 15 और 20 का निकालना है तो पहले 15 का निकालेंगे तो 15 क्या होता है? 3 से, अब ये निकलेगा 15। अब 20 का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे तो 2 से 10, 2 से 5। इसका मतलब ये रहता है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये संख्या का भाग लग सके, पहले हम ये करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें 15 इक्वल टू और 20 इक्वल टू, तो 3 × 5, इसमें 2 × 2 × 5। इसमें अब सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या कुछ नहीं, 5 आ रहा है तो एक तो 5 तो एक ले लेंगे हम। अब इसमें ये बची हैं उनको ले लेंगे एलसीएम में, तो इंटू 2 × 2 × 3, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 30 60, तो इसका एलसीएम क्या आया मेरा? 60। इन दोनों का एलसीएम ये तो गुणन। अब भाग विधि भी होती है एक एलसीएम की। भाग विधि में क्या होता है? 15 × 20। इसमें मैंने अलग किया, भाग विधि में हम इनको दोनों को साथ में एलसीएम निकालते हैं का दोनों को, और ऐसी संख्या लेते हैं दोनों में कि छोटी से छोटी संख्या है। मतलब एलसीएम वह होता है छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं पहले, फिर मतलब उसमें समान गुणन, मतलब समान गुणनखंड मिलने चाहिए, पहले समान गुणनखंडों को लेते हैं एक बार एक को, फिर उसके बाद जो बची है उसको लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में होता है, पहले एचसीएफ निकालेंगे तो 15 20, तो इनका दोनों का निकालेंगे, पहले दोनों का निकालेंगे तो ये 3 से 5 बार जे 20, अब ये 2 से, तो पहले क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या से करने की कोशिश करते हैं, तो हम 2 से निकालेंगे पहले 15, अब 2 से चला जाएगा 5, अब 3 से 5 5 5, तो अब ये क्या आ गया? 15 और 20 का एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया? 15 का निकालेंगे तो 15 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 15 का निकालेंगे तो 15 निकालेंगे तो 3 से 5 बढ़ जाएगा, ये 5,
और 20 का निकालें तो ये क्या होगा, 2 से जाएगा 10 to 5 5, तो ये निकल गया है 3 into 5, ये निकल गया है 2 into 2 into 5। अब इसमें कॉमन शार्पनेस्ट क्या है 5, तो 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 HCF। मतलब HCF में हम शार्पनेस्ट एक जैसा मिल जाए उसको लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं HCF में। और भाग विधि क्या होती है HCF की, भाग विधि होती है 15 20 का निकालना है तो छोटी संख्या से मैं भाग दूंगा वो बड़ी संख्या का, 15 एकम 15, अब क्या बचा 5 बचा, तो 5 का मल्टीप्लाई अब 15 में करूंगा मैं, तो 5 3 15 ऐसे करते हैं इसको, तो इसका एलसीएम आया 5। देखो वही 5 आया ना ऐसे भाग विधि द्वारा। अब भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य संख्या वो होती है जो अपनी खुद दी हुई संख्या एक के अलावा खुद से ही विभाज्य होती है, और अभाज्य होती है भाज्य संख्या होती है दी हुई संख्या से मतलब उससे भी विभाज्य हो जाती है और अन्य संख्याओं से भी। और अभाज्य संख्या होती है जो खुद अपने से ही डिवाइड हो मतलब भाज्य होगी पूरी तरह। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल एक ही सार्वक गुणनखंड हो, मतलब जिनमें केवल एक ही सार्वक गुणनखंड हो, तो ज्यादातर सहभाज्य संख्या बनी होगी, क्योंकि उसमें वन में ही ऐसा हो सकता है जिसमें सार्वक गुणनखंड एक हो, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना बता दिया मैंने आपको। परिमेय संख्या के बारे में बता दिया मैंने। एलसीएम कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड वो होता है जो दी हुई संख्या मतलब जिस संख्या का हम गुणनफल निकाल रहे हैं, मतलब जिस संख्या का मतलब ये 4 है, तो अभाज्य गुणनखंड ये होंगे कि जिन संख्या का मतलब 2 into 2 है, तो जिन संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड ये हैं, तो अभाज्य गुणनखंड वह होते हैं जो दी हुई संख्या के अभाज्य हो और इनमें पूरा भाग चला जाए, वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। मतलब उसमें अभाज्य संख्या या आनी चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। एक क्या है, एक अब मैं पूछ रहा हूँ एक क्या है, अभाज्य है भाज्य है, तो एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। एक क्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है एक। और गुणज क्या होते हैं, गुणज होते हैं 2 into 1 into 2, मतलब ये 10 तक लेके जाएंगे तो ये गुणज होते हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड ये होते हैं कि 16 into 1, तो ये 16 के गुणनखंड होंगे, ये इनको बोल देंगे गुणनखंड। इनको क्या बोलेंगे, गुणनखंड, इनको बोलेंगे गुणनखंड। और 2 into 2 ये प्राकृत संख्याओं से मिलकर गुणनफल बनाते हैं, उनको कहते हैं गुणज। ये गुणज प्राकृत संख्या, ये दी हुई संख्या में प्राकृत संख्या में आकर गुणनफल होते हैं, वो होते हैं गुणज। तो 2 के कितने गुणज हैं, ये 10 गुणज हैं। गुणज, अब बात आती है प्राकृत संख्या अनंत होती है तो उनके गुणज भी अनंत होंगे। मतलब प्राकृत संख्याओं से भी तो बना रहे, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे तो उनके गुणज भी अनंत तक जाएंगे। तो बच्चों हमने इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है उनके बारे में जाना, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों अगली वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगर पसंद आए